हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो पिछली क्लास में अपन ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर। फिर आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद PYQ। तो अपन बढ़ते हैं आगे। अपना टॉपिक है नेक्स्ट, टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट का क्या मतलब होता है? वो लोग जिनमें पोटेंशियल होती है, जिनमें स्किल्स की एक्सीलेंस होती है, उन लोगों को बोलते हैं टैलेंटेड पीपल। तो ऑर्गेनाइजेशन को टैलेंटेड लोगों की बहुत ज़रूरत है। उनके लिए टैलेंटेड लोग एक बहुत ही प्रीमियम एसेट्स होती है ना। मतलब इनकी, जैसे अपन ने पढ़ा था कल, देयर इज़ अ कंपटीशन फॉर एंड ऑन द पीपल। ठीक है, तो किस लोगों पे कंपटीशन होता है? वो होता है टैलेंटेड लोगों पे। अब जैसे आप लोग अगर कल जाके DM बनोगे, तो फिर अगर आप बहुत अच्छे DM बनते हो, यानी कि आप लोगों में लोगों को टैकल करने की एक आर्ट है, वहाँ पॉलिटिशियन से डील करने की एक आर्ट है, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस आप लेके आ सकते हो, तो आप इस कंट्री के लिए क्या होते हो? एक एसेट होते हो। आप कंट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आप फुलफिल कर सकते हो। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसके टैलेंटेड पीपल होते हैं वो उनकी एसेट होते हैं, जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होता है। कौन? टैलेंटेड पीपल। तो अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। उनका मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम उन्हें अट्रैक्ट करें, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहले वो जाके कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले ताकि टैलेंटेड लोग अपने आप उनके पास आए। जैसे कि अगर एम्प्लॉयर अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ करता है तो इसकी वजह से क्या होता है? जो टैलेंटेड लोग हैं वो अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। फिर उसके बाद है उनका डेवलपमेंट करना। अब टैलेंटेड लोग आ गए, ठीक है, बल उनकी जो वो अभी रॉ है उनको डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना, वो किसके अंदर आता है? टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर। फिर उनका रिटेन करना। अब ऐसे लोग जो टैलेंटेड होते हैं उन लोगों का जो कंपनियां छोड़ के जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव फर्म वो अपनी आय देखती रहती है कि यार किस कंपनी में कौन सा अच्छा टैलेंट है। अगर अच्छा टैलेंट मिलता है तो फिर वो क्या करती है? उनके साथ एक कॉन्फिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में आके उनको बोलती है कि हम आपको ज़्यादा सैलरी देंगे, आप हमारे यहाँ इधर आ जाओ। जैसे हमने कल पढ़ा था हेड हंटिंग के बारे में। ठीक है, तो कंपनी को ये श्योर करना पड़ता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं, जो उसने नर्चर करे हैं, जो डेवलप करे हैं, जिनको उसने अट्रैक्ट किया है, वो लोग उसी कंपनी में रहे। उसे बोलते हैं रिटेंशन एंड डिप्लॉयमेंट, कि वो लोग उसी पोजीशन पे है जिसमें उनका टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस के बंदे को अपने मार्केटिंग में लगा दिया। तो इस पूरे जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, इट इंश्योर्स द राइट पीपल आर इन द राइट जॉब्स एट अ राइट टाइम। इट गिव्स कॉम्पिटिटिव एज टू द कंपनी। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब इम्पोर्टेंस तो आप खुद भी पता लगा सकते हो। साथ में अपन ने जो पहले ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ये वैसा ही है। जैसे कि अगर टैलेंटेड लोग आएंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस होगा वो इम्प्रूव होगा, साथ में जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। ऑर्गेनाइजेशन के गोल है कंपनी वो बहुत जल्दी अचीव कर लेगी सामने से ज़्यादा। उसके बाद कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, उसकी स्ट्रेटेजिक अप्रोच और इम्प्रूव होगी, सक्सेशन प्लानिंग होगा और कंपनी की टर्नओवर कॉस्ट कम होगी। ठीक है, फिर है इम्प्रूव एम्प्लॉई इंगेजमेंट। अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ आते हैं, आप उनको रिटेन कर पा रहे हो, तो धीरे धीरे इंगेजमेंट यानी कि इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। फिर वो क्या हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना 100% देने लग जाते हैं अपनी कंपनी के अंदर। साथ में वो बुरे टाइम में कंपनी के छोड़ के भी नहीं जाते। ठीक है, तो ये टैलेंट अगर हमने उनको अच्छा मैनेज कर लिया, उनको रिटेन करने में हम सक्सेस हो गए, तो फिर इससे क्या होता है? एम्प्लॉय का इंगेजमेंट बढ़ता है। सपोर्ट द बिजनेस स्ट्रैटेजी, ड्राइव्स इनोवेशन। टैलेंटेड लोग क्या होते हैं? वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन लेके आते हैं। ठीक है, एनहांस एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अडेप्ट वर्कफोर्स टू चेंज। अब जो टैलेंटेड लोग आएंगे तो वो क्या करेंगे? जल्दी ट्रेन होंगे, वो जल्दी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में। तो इसलिए हमेशा कंपनी क्या रहेगी? डायनामिक रहेगी, कॉम्पिटिटिव रहेगी। ठीक है, अब जैसे टैलेंट होता है, टैलेंट या तो होता है कि आप
जो अट्रैक्ट करो टॉप लोगों को, जैसे हेड हंटिंग के थ्रू, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल ए और बी। हॉस्पिटल ए के अंदर जो डॉक्टर है वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, एकदम एफिशिएंट डॉक्टर, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है। अब बी डॉक्टर क्या करेगा, वो देखेगा कि हमारी कंपनी के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आगे जाके इतना डेवलप हो पाए, इतनी स्किलफुली ये कोई सर्जरी है वो ऑपरेट कर पाए। तो वो डायरेक्टली क्या करेगी, इस डॉक्टर को अप्रोच करके और अपने पास ले आएगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हेड हंटिंग, उसको अट्रैक्ट करना। और दूसरा है, या फिर वो धीरे धीरे क्या करे, उनको नर्चर करे, उनको डेवलप करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी ही ग्रोथ पे ध्यान दे, ठीक है। तो ये 2 अप्रोचेस होती है। ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल रॉ किसी बंदे को लेके आए और उसमें कंपनी ने टैलेंट पहचान लिया कि हाँ ये आगे जाके सीईओ बन सकता है या फिर बहुत अच्छी की पोजीशन होल्ड कर सकता है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे कंपनी में डेवलप करेंगे। तो ये भी एक अप्रोच होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि हम कैसे उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं टैलेंट को। तो अभी मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था कि कंपनी अपनी ब्रांडिंग के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर सकती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। जैसे आज गूगल है, आज गूगल कितना अच्छा ब्रांड है कि लोग आज हर कोई चाहता है कि यार मेरी नौकरी गूगल में लग जाए, तो उसने खुद ने ब्रांड ही अच्छा बना रखा है। तो जो टैलेंटेड लोग होंगे वो अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। या फिर आप क्या करो, सीधा आप अपनी जो कंपनी प्लेसमेंट्स होती है, आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके अपनी कंपनी प्लेसमेंट करो, जैसे कि आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम्स हो गए, अब वहाँ से बच्चों को रिक्रूट करो, ठीक है। फिर है आप इंटर्नशिप प्रोग्राम्स चलाओ, जिससे जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो धीरे धीरे आपकी कंपनी में आना चालू होंगे। आप हेड हंटिंग कर सकते हो अट्रैक्ट करने के लिए। आप सोशल मीडिया इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो। आपकी जितनी सोशल मीडिया पे इंगेजमेंट रहेगी, जितना ज़्यादा एक्टिवनेस शो करोगे, उतने ही अच्छे टैलेंटेड लोगों को पता चलेगा और वो आपकी कंपनी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर है कॉम्पिटिटिव करियर पे। अगर आप उनको शुरू में सैलरी अच्छी दे देते हो तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ वे कि आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे। फिर है, अब बात आती है कि अट्रैक्ट कर लिया एक बार, अब उनको रिटेन कैसे करें। रिटेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उनको कॉम्पिटिटिव पे थ्रू आउट देयर लाइफ आप देते रहो। अगर आपका राइवल है वो अच्छी सैलरी दे रहा है, तो देयर आर मैनी चांसेस कि जो एम्प्लॉय है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए, तो कॉम्पिटिटिव पे देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑटोनॉमी। जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन लोगों को ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंस्ट्रक्ट करे कि यस यही करना है या फिर ये नहीं करना, उनको ऑटोनॉमी चाहिए अपने वर्क में, ठीक है, क्योंकि तभी वो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। फिर है, उनको रिकॉग्निशन दो, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों। फिर उसके बाद उनका करियर डेवलपमेंट करो। ऐसे लोगों को ये नहीं है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको आपको रेगुलरली करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करना पड़ता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम से इनिशिएट कराना पड़ता है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस इंश्योर करो, सपोर्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, और लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोक्रेटिक नहीं होनी चाहिए। आप उनको जिस जॉब के लिए वो आए हैं, जिस जॉब में उनकी एक्सीलेंस है, आप उनको वो जॉब एलोकेट करो। फिर इसॉप्स आप सब जानते हो, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको कंपनी के अंदर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रहना पड़ेगा, तभी आपको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ है वो रिटेन रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो इसके अंदर थोड़ा स्कोप का डिफरेंस है कि पर्सनल मैनेजमेंट एक ट्रेडिशनल स्कोप बताता है ह्यूमन रिसोर्स का, और एचआरएम मॉडर्न अप्रोच होती है, ठीक है। तो देखो, जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है कि उनकी बुक्स या अकाउंट्स मेंटेन करना, देखना कि एब्सेंट तो नहीं हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, सेपरेशन कर लिया, बहुत नैरो स्कोप होता है, ठीक है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपन ने पढ़ा था बहुत वाइडर स्कोप होता है, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। फिर अप्रोच की बात करें तो ये बहुत ट्रेडिशनल होता है, जबकि मॉडर्न और प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। जब हम देखते हैं कि प्रोएक्टिव कैसे होती है कि कंपनी को खुद को ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और साथ में जैसे अब हेड हंटिंग में देखा था कि प्रोएक्टिव होना पड़ता है कंपनी को, उसको पहले सर्च करना पड़ता है, उसको पहले खुद जॉब ऑफर देना पड़ता है किसी टैलेंटेड लोगों को। तो दिस इज़ प्रोएक्टिव, एचआरएम इज़ प्रोएक्टिव इन नेचर।
ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेंटेन फेयर टर्म्स एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बहुत नैरो ही ऑब्जेक्टिव है। जबकि एचआरएम का ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू पीपल। फिर एम्प्लॉय पर्सनल मैनेजमेंट में कॉस्ट होती है, हमने पढ़ा था लाइबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि हर साल पे करना पड़ेगा उनको। साथ में टूल्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉग्स इन मशीन, अपन ने टर्म देखी थी कॉग्स इन द मशीन, ठीक है। तो एम्प्लॉय को एक कॉस्ट माना जाता है। जबकि एचआरएम में अपन ने कितनी बार पढ़ लिया कि जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एसेट्स मानी गई है, ठीक है, और उनको पार्टनर का भी दर्जा दिया गया है। फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज मेनली बाय पर्सनल डिपार्टमेंट, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सारे के सारे मैनेजर्स मिलके इनको एचआरएम को मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का काम है। अब एम्प्लॉयज़ तो हर जगह ही काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हर किसी से इनपुट लेना और उसके बाद उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम डिज़ाइन करना, तो ये किसका काम होता है, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। मोटिवेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ मॉनेटरी पे ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन एचआरएम में उनके ट्रेनिंग पे, एम्पावरमेंट पे, रिकॉग्निशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें तो पर्सनल मैनेजमेंट बहुत फॉर्मल होता है, 1 to वे होता है, जबकि ओपन, डायरेक्ट और 2 वे कम्युनिकेशन कैरी करता है, ठीक है। इसमें फ्लैट स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा। जैसे टैलेंट लोगों को अगर आपको अट्रैक्ट करना है, मेंटेन करना है, तो आपको कंपनी में फ्लैट के फ्लेक्सिबल हायरार्की रखनी बहुत ज़रूरी है। टाइम पर्सपेक्टिव की बात करें तो इट इज़ शॉर्ट टर्म एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एचआरएम प्रैक्टिसेस अक्रॉस रीजन एंड कल्चर। ऐसा नहीं है कि एचआरएम प्रैक्टिसेस हर कल्चर में, हर रीजन में, हर कंट्री में सेम होता है, वो वेरी करता रहता है। जैसे कि यूएस में है परफॉर्मेंस बेस पे ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, जबकि जापान में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट या ग्रुप में फोकस ज़्यादा किया जाता है, या लॉयल्टी, कंपनी की जो कमिटमेंट होती है ना, एंगेजमेंट, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है जापान के अंदर। इंडिया में रिलेशनशिप, जो नॉर्डिक कंट्रीज़ होती है उसमें फ्लैट हायरार्की या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। चाइना के अंदर कलेक्टिविस्ट अप्रोच ज़्यादा फोकस करा जाता है, क्यों, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है। अपन थोड़ा डेप्थ में देखते हैं, जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में कैसे आता है। अब जैसे यूएस या यूके है, वहाँ पे इंडिविजुअलिस्ट कल्चर चलता है। इसका मतलब वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगा वो एक पर्सन की स्किल्स, उसके टैलेंट, उसके बेसिस पे होगा। जबकि अगर हम जापान या चाइना में देखें तो वहाँ ये प्रायोरिटी दी जाती है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ फिट हो पाओगे या नहीं, आप इस ग्रुप के नॉर्म्स के साथ फिट हो पाओगे या फिर नहीं। तो ग्रुप की कंपैटिबिलिटी बिकम अ मेन क्राइटेरिया टू रिक्रूट द एम्प्लॉयज़। जबकि यूएस यूके के अंदर इट इज़ इंडिविजुअल टैलेंट, मैरिट, स्किल्स, इन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो देखो रिक्रूटमेंट में ही कितना वेरिएशन आ गया कल्चर के अंदर, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को देखें तो जर्मनी में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। जबकि इंडिया में देखें तो हम बिहेवियरल ट्रेनिंग, इंटरपर्सनल ट्रेनिंग, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, या डाइवर्सिटी ट्रेनिंग, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स नेशन, तो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी हम परफॉर्मेंस को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है। जैसे यूएस कनाडा में क्या होता है, डायरेक्ट फीडबैक का कल्चर है, ओपन और फ्रैंक कल्चर है। जबकि जापान में ग्रुप परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि हम एक इंडिविजुअल की जगह पूरे ग्रुप को देखते हैं, पूरे टीम को देखते हैं कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया है या नहीं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि इससे हम किसी भी इंडिविजुअल का जो मोराल है वो डाउन नहीं होने देते, ठीक है। फिर है लीडरशिप एंड अथॉरिटी। जैसे स्कैंडिनेवियन में एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप चलती है, फ्लैट स्ट्रक्चर चलता है, जबकि जापान, चाइना, इंडिया में देयर रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी और हायरार्किकल लीडरशिप है। आज भी जो डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट लेता है, तो लीडरशिप और अथॉरिटी में ही फ़र्क आ गया, ठीक है। फिर कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड। अब यूएसए है, उसमें पे फॉर परफॉर्मेंस ज़्यादा रहता है कि आप जितना अच्छा इनिशिएटिव लोगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे,
उतना ही आपको पे मिलेगा। जबकि जापान के अंदर सीनियरिटी बेस्ड वेज सिस्टम होता है, वहाँ पे कलेक्टिविज्म को ज़्यादा फोकस किया जाता है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में कॉम्पनसेशन क्या होता है, फैमिली बेनिफिट्स, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रैक्टिसेस वेरी करती है क्रॉस वेरियस कल्चर्स, अक्रॉस वेरियस रीजन। अब अपन ने एक फीचर में एक पॉइंट पढ़ा था, जिसे मैंने कहा था कि मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, वो ये था कि HRM इज़ अ लाइन फंक्शन एंड स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या है, अपन इसको देख सकते हैं। इस पर अभी तक UPSC ने नहीं पूछा है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना कि क्या कहना चाह रहा है। लाइन फंक्शन का मतलब क्या होता है, लाइन फंक्शन जैसे कि कोई भी कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया। ठीक है, अपन देखते हैं। तो यही क्या होता है, यही होती है उनकी लाइन, यही होते हैं उनके लाइन फंक्शन। और इनके अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लाइन मैनेजर्स। समझ में आया? तो HRM किसका फंक्शन है, लाइन का फंक्शन है। इसका मतलब अगर कोई लाइन मैनेजर है तो वो अपनी जो डिपार्टमेंट है उसके लिए फुली रिस्पॉन्सिबल होगा। वो जो बंदा होगा या बंदी होगी, वो क्या होगा, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। वो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, वो पॉलिसी बनाएगा, वो इम्प्लीमेंट करेगा, वो अकाउंटेबिलिटी चेक करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके पास अथॉरिटी भी होगी। तो ये क्या बोलते हैं, लाइन फंक्शन। ठीक है, तो HRM का भी डिपार्टमेंट होता है। HRM खुद रिस्पॉन्सिबल होता है एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, लेकिन साथ ही में HRM का एक स्टाफ फंक्शन भी होता है, स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्टाफ फंक्शन का क्या मतलब होता है, स्टाफ फंक्शन का एक सेक्रेटरीट की तरह इमेजिन करो, जिसके अंदर उसका काम क्या होता है, एडवाइस करना, टेक्निकल एडवाइस देना। ठीक है, उनको सपोर्ट करना। तो एक्टिविटीज़ दैट सपोर्ट एंड एडवाइस द लाइन डिपार्टमेंट टू परफॉर्म द फंक्शंस इफेक्टिवली। अब ये लोग सिर्फ एडवाइस का काम करते हैं, तो इसका मतलब दे डोंट हैव रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन। वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होते, उनके पास इतनी अथॉरिटी भी नहीं होती, साथ में वो डायरेक्टली इंगेज भी नहीं रहते। ठीक है, तो इन 3 क्राइटेरिया के हिसाब से आपको लाइन और स्टाफ फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो हाउ HRM इज़ अ स्टाफ फंक्शन, वो प्राइमरीली स्टाफ फंक्शन ही है। ऐसा क्यों, समझो। जैसे HRM होता है तो उसके खुद के कोई डिपार्टमेंट के अंदर अलग बहुत सारे एम्प्लॉयज़ थोड़ी होते हैं। एम्प्लॉयज़ तो बटे हुए होते हैं हर डिपार्टमेंट के, जैसे कि कोई सेल्स में अच्छा है तो वो सेल्स में जाएगा, कोई मार्केटिंग में अच्छा तो मार्केटिंग में जाएगा, फाइनेंस में अच्छा तो फाइनेंस में जाएगा। पर HRM में अच्छा थोड़ी होता है कोई। तो HRM की एक टीम होती है जो हर फंक्शंस के साथ कोऑर्डिनेट करती है, हर लाइन के साथ कोऑर्डिनेट करती है, ताकि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड रखा जाए। ठीक है, जो वेरियस फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, तो ये सब कौन करता है, ये HRM वाली लाइन है वो करती है। तो लेकिन प्राइमरीली इसका काम क्या रहता है, एज अ एडवाइस करना, कि अब आप ऐसे लोगों को रिक्रूट करो, अब आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आओ, अब आप इनको ऐसा कॉम्पनसेशन दो। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि इट इज़ प्राइमरीली अ स्टाफ फंक्शन, मीनिंग इट प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस, गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू लाइन मैनेजर्स इन मैनेजिंग पीपल इफेक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट लाइन और स्टाफ वाला अच्छे से समझना, क्योंकि जो अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें जनरली मतलब रेगुलरली UPSC क्वेश्चन पूछती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे HR पॉलिसीज़ बनाना, प्रोसीजर सिस्टम, एडवाइस करना मैनेजर्स को रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन या प्लेसमेंट पे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, कॉम्पनसेशन डिज़ाइन करना। ठीक है, मेंटेनिंग एम्प्लॉय रिलेशन, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस। तो एज अ स्टाफ फंक्शन उनके ये फंक्शंस होते हैं। हम देखते हैं लाइन फंक्शन के। वैसे तो HRM स्टाफ फंक्शन होता है, लेकिन उसकी कुछ लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जैसे HR डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है उसके लिए वो फुली रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट तो होता ही है ना हर कंपनी के अंदर। फिर इम्प्लीमेंटिंग डिसिप्लिनरी एक्शंस, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल विद इन द HR डिपार्टमेंट। अगर वो किसी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस ले रहा है तो वो उसके लिए खुद क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल वो करता है। एनफोर्सिंग कंपनीज HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, इंश्योरिंग सेफ्टी, वेलफेयर, कंप्लायंस अक्रॉस डिपार्टमेंट। तो दिस for them they are directly engaged, for them they are held responsible। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि HRM कैसे
लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्टाफ फंक्शन है। अब हम पढ़ते हैं, अब तुम्हारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब अपन PYQ की तरफ देखते हैं और इस चैप्टर के सारे PYQ भी कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बूस्ट सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसे आप इम्पोर्टेंस बोल लो, सिग्निफिकेंस बोल लो, तो ये अपन ने पढ़ लिया है। बस आपको डिफरेंट हेड्स के अंदर उनको अरेंज करना है। तो इसके अंदर आप खुद दिमाग लगाओ कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, ठीक है। फिर है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग अप द एनवायरमेंटल एजेंडा। In that context, the concept of green HR has been doing the rounds. In your opinion, what will be the features, benefit and drawback of this concept? अब green HR क्या होता है? मतलब इसका मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। आपने HR का स्कोप पढ़ लिया, आपने HR का प्रोसेस पढ़ लिया, HR के बेनिफिट्स, उसके जो कि चैलेंजेस हैं, तो इसमें आपको सिर्फ ग्रीन आपको अप्लाई करना है। ग्रीन का मतलब सस्टेनेबल अप्लाई करना है हर चीज़ में, कि जैसे सस्टेनेबल रिक्रूटमेंट हो, आप ऑनलाइन के थ्रू करो, आप पेपर का यूज़ मत करो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप पेपर बिल्कुल हटा दो, सब चीज़ ऑनलाइन चलने दो। फिर उसके बाद आप जो सिलेक्शन है उसमें क्राइटेरिया में सस्टेनेबिलिटी लेके आओ, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो उनको सस्टेनेबल ग्रीन ट्रेनिंग दो, कि आपको कैसे नेचर अपने तरफ रखना है, या फिर आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसे सस्टेनेबल बनाओ, बिल्कुल उसे ग्रीन स्पेस बनाओ, ठीक है। प्लांट्स होने चाहिए। साथ ही में ग्रीन जॉब कैसे डेवलप करनी है, या फिर सोलर पैनल्स के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल में आप सस्टेनेबिलिटी एक नया क्राइटेरिया ऐड करो, उसको प्रायोरिटी दो। और कॉम्पनसेशन भी कैसे करो कि हाँ आपको मतलब सस्टेनेबल कॉम्पनसेशन करो, ठीक है। तो इन सब के अंदर जैसे सस्टेनेबल हो गया, ग्रीन हो गया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया, आपको ये वर्ड्स का यूज़ करना है। बाकी कोई इसमें नया कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अब सोचो आपकी अगर सस्टेनेबिलिटी पे आपकी जो कंपनी है वो टिकी हुई है तो उसके क्या बेनिफिट होंगे? आपका एम्प्लॉयर ब्रांड इंक्रीज होगा, आप ग्लोबलाइज्ड हो सकते हो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे, आप जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत एक स्ट्रेटेजिक होल्ड करके रखोगे, ठीक है। आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, आप सोसाइटी की तरफ CSR ज़्यादा कर पाओगे, सोसाइटी के लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, एक अच्छी सस्टेनेबल ब्रांड वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन ड्रॉबैक क्या होंगे? ड्रॉबैक ये होगा कि अभी आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जब आप सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा ऊपर रख देते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सफ़र करती है, ठीक है। साथ ही में ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे जो बहुत ज़्यादा करियर में ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। फिर आपके कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपकी जॉब और ड्यूटीज़ के अंदर कि क्या सही है क्या गलत है, मार्केट में अभी सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये सारे ड्रॉबैक्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 13 का क्वेश्चन देखते हैं। द एमरजेंस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट इज द रिजल्ट ऑफ चेंजिंग ओरिएंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट as it involves all the managers shaping the company, the job, even the strategy to attract the talented people. इसको critically examine करना है और suggest the strategies for attracting or retaining talent in the organization. ये सेकेंड वाला पार्ट तो आई होप आपको बहुत अच्छे से आता होगा। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि टैलेंट मैनेजमेंट अब एक इवॉल्विंग स्कोप है, तो अपने को कुछ नहीं लिखना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लिखना है कि भाई अब जैसे लाइन फंक्शन है, इसमें हर मैनेजर्स इन्वॉल्व होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। उसके बाद स्कोप कैसे चेंज हो गया कि पहले तो पर्सनल मैनेजमेंट था, अब टैलेंट मैनेजमेंट पे हम आ रहे हैं, हम टैलेंट पे फोकस कर रहे हैं, हम उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसमें क्रिटिकल एग्जामिन में नेगेटिव भी लिखने पड़ेंगे। तो नेगेटिव में क्या लिखें कि जब हम टैलेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो सिर्फ हम हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी बनती है, जो हमारी अप्रोच होती है वो इंक्लूसिव नहीं होती, ठीक है। फिर है कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। डिफ़िकल्ट टू मेजर द ROI ऑफ टैलेंट इनिशिएटिव, अगर अपन ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया लेकिन अपन ये पता नहीं लगा सकते कि फिर अपने को रिटर्न कितना मिलेगा, तो एक ROI मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर मैनेजर्स में लैक द स्किल्स टू मैनेज द टैलेंट इफेक्टिवली, अब टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ तो हैं लेकिन उनके अगर सुपरवाइजर्स या लीडर्स ही टैलेंट नहीं हो तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है।
16 वाले में क्वेश्चन आया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर कल्चरल बाउंड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट, शो हाउ डिफरेंट कल्चर्स अडॉप्ट डिफरेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। कल्चरली बाउंड का क्या मतलब होता है कि हर कल्चर के अंदर HRM प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती है। HRM प्रैक्टिसेस के अंदर कल्चर इन्वॉल्व होता है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन ही तो कल्चर को कैरी करता है, और ह्यूमंस के अंदर कल्चर या फिर अपनी सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। एग्जामिन द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग ऑन बिजनेस एंटरप्राइज, सजेस्ट सूटेबल मेजर्स टू मेक इट मोर रेलिवेंट एंड इफेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है कि जब कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज़ जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल या फिर ट्रेनिंग, इनको क्या करती है, इनको आउटसोर्स कर देती है, किसी और कंपनी को दे देती है, तब उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्सिंग। तो ये अभी बहुत ज़्यादा ये फॉलो होता है, कई कंपनीज फॉलो करती है कि वो क्या करती है, बाहर से ही एम्प्लॉयज़ ले लेती है। तो फिर इसका अपन सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा? अब इसके कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी रहेंगे और कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी रहेंगे। अब देखते हैं, अगर हम बाहर से लोगों को रिक्रूट करें तो हमको एक तो एक्सपर्टीज़ मिलती है उन लोगों की, जो वो लोग रेगुलरली बेसिस पे हर कंपनी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों की क्या होती है, एक्सपर्टीज़ बन जाती है। हमको इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं है, अगर हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, तो एक्सेस टू एक्सपर्टीज़। दूसरा, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। फिर फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज़, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि हम अगर सपोज 500 एम्प्लॉयज़ अभी हमारे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, और हमको चाहिए, अब हमें स्केल इम्प्रूव करना है और हम चाहते हैं कि 1000 वर्कर्स का हमको काम लेना है, तो 500 वर्कर्स फटाफट आउटसोर्स कर लो। अगर आप खुद करोगे तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर इतने सारे प्रोसेस फिर फॉलो करना पड़ेगा, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो आउटसोर्सिंग क्या करता है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है कि आप स्केलेबिलिटी कर सकते हो विथ ईज एंड विथ क्विक टाइम, ठीक है। फिर ये लोग टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। अब देखते हैं इसके नेगेटिव भी हैं, जैसे कि अगर आप बाहर से एम्प्लॉयज़ लेते हो तो आपका कंट्रोल उनके ऊपर नहीं रहता। आप उनको बोल नहीं सकते कि अब ये काम करो, वो काम करो, उनकी जॉब फिक्स है, ठीक है। साथ ही में आप इनको रिवॉर्ड भी नहीं दे सकते, पनिशमेंट भी नहीं दे सकते कि अगर आप ये काम कर दोगे तो हमको ये रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। तो कंपनी का कंट्रोल अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर से छूट जाता है। कम्युनिकेशन गैप रहता है, सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क। अब वही एम्प्लॉयज़ 3 साल अगर ए कंपनी में काम करेगा, वही बी कंपनी में भी काम करेगा, तो इससे जो कंपनी के जो कॉन्फिडेंशियल वो है स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो लीक होने के बहुत चांसेस रहते हैं। क्वालिटी वेरिएशन बहुत होता है कि अगर अपने एम्प्लॉयज़ है तो हम फिर उनको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बाहर से आउटसोर्स कराया है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वो क्वालिटी मेंटेन रहे, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता एम्प्लॉयज़ के पास। एम्प्लॉयज़ को पता है 3 साल काम करना ही है, फिर हम तो वैसे भी जा रहे हैं। तो वो जब तक अपना लॉन्ग विजन नहीं देख पाते तब तक वो उनके पास मोटिवेशन नहीं होता, तो वो अपनी क्वालिटी से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो दिस इज़ अ मेन ड्रॉबैक कि क्यों आउटसोर्सिंग फेल होती है, ठीक है। तो फिर क्या करें, कैसे उसको इफेक्टिव या रेलेवेंट बनाएं? तो वही पॉइंट्स है सिंपल, जैसे आप कॉन्ट्रैक्टिंग क्लियर रखो, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, फिर वेंडर का इवैल्यूएट करो कि उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, उसके एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, उन एम्प्लॉयज़ की क्या क्वालिफिकेशन है, हमारे से मैच होती है या फिर नहीं होती है। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग रखो, परफॉर्मेंस का रिव्यू करो। हाइब्रिड मॉडल ऑफ HR, मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ भी रखो और आउटसोर्सिंग भी करो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन रखो। डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रखो कि आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते, या फिर कोई कंपनी की कोई प्रोडक्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है, तो उसका जो इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा सीक्रेट है, तो वो पता ना लग जाए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन चैनल रखो, ट्रेनिंग रखो, कॉन्टिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो ये पॉइंट्स हैं अपने को इसके अंदर मेंशन करना है। फिर है द बेसिक एम ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट इज टू डेवलप एंड मेंटेन अ टैलेंट पूल कंसिस्टिंग ऑफ स्किल्ड, एंगेज्ड एंड कमिटेड वर्कफोर्स। ट्रू। तो अब लेकिन इसके साथ अपन और भी सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं जो कि टैलेंट मैनेजमेंट के हैं। असेस द इम्प्लीकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट इन अ कंट्री। अब ये वाला जो सेकेंड पार्ट है कि GS से है, आपके जो स्किल्स वाला है ना, तो उसमें आप लिख सकते हो जैसे स्किल इंडिया मिशन हो गया, फिर उसके बाद
नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हो गया, संकल्प पोर्टल हो गया, या फिर मिशन कर्मयोगी पोर्टल हो गया, ठीक है, या फिर नैप्स वाला हो गया, नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम स्कीम। तो आप ऐसे प्रोग्राम जो अपने जीएस में पढ़े आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। टैलेंट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आया है तो अपन पूरा लिखेंगे, जैसे कि उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद हम इसकी इम्पोर्टेंस लिखेंगे, फिर उसकी स्ट्रैटेजीज लिख देंगे। और अभी जो अपन ने उसके चैलेंजेस पढ़े थे ना पिछली स्लाइड में, ये वाले, एक सेकेंड, ये क्रिटिसिज्म कि अगर हम टैलेंट पे बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस करेंगे तो फिर क्या ड्रॉबैक्स आएंगे, तो अपने को फिर ये भी मेंशन करना है। 2022 में क्वेश्चन पूछा था, द अप्रोच टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ अंडरगोन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट स्टेजेस एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टिल गोइंग ऑन। दिस क्वेश्चन इज अबाउट स्कोप, और हमने इसको 3 पार्ट में करा था कि ट्रेडिशनल क्या है, मॉडर्न क्या है, और अपकमिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। यही पूरा क्वेश्चन आपके पूछा है। डिस्क्राइब द स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ HRM इन द ऑर्गेनाइजेशन टुडे। ईजी क्वेश्चन है। तो दिस इज हाउ you have completed the first chapter of HRM with all the PYQs, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो कि पहली स्टेज है किसकी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन।